नमस्कार मित्रों, आज निराला की कविता बादल राग का अंतिम अंश। मैंने आपको इसके पहले 3 अंशों में उस कविता का प्रस्तुतिकरण किया। निराला छायावाद के आधार स्तंभ, निराला पूंजीपति के घोर विरोधी, निराला छोटे तबके के लोगों को गले लगाने वाले। बादल राग कविता के माध्यम से उन्होंने बादलों का आह्वान किया और कहा, हे बादल, तुम क्रांति के अग्रदूत हो। जब आप आते हैं धरती हरी भरी हो जाती है, छोटे किसानों को आराम मिलता है, मजदूरों को राहत मिलती है। बड़े बड़े पूंजीपति लोग परेशान हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिल्डिंगें गिर पड़ती हैं, मगर छोटी सी झोपड़ी अपनी जगह से हटती नहीं है। छोटे छोटे पौधे लहलहाते रहते हैं, हिल हिल करके आपका स्वागत करते रहते हैं। इसी प्रकार छोटे लोगों का क्या बिगड़ेगा जिनके पास कुछ है ही नहीं। पानी बरस रहा है, वहाँ से उठा करके वहाँ लेट गए। जिनको सड़क पर लेटना है कभी कहीं, तो कहने का आशय ये कि हमेशा क्रांति छोटों के लिए लाभदायक होती है। और इसी कविता के माध्यम से क्रांतिवादी और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, पूंजीवादी समस्या का, पूंजीवादियों का भयंकर विरोध किया है। ध्यान रखिएगा, इतनी बड़े पद में जितना मैंने लिख रखा है, 2 पद आते हैं प्रायः अलग अलग दोनों। एक पहला रुद्धकोश है, क्षुब्ध तोष। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रिस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। आपने इसके पहले पढ़ा था, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। बताया था ना, बीमार में बच्चा हंसा करता है। छोटे लोग अर्थात जो छोटे लोग होते हैं उन्हें कष्ट बहुत अधिक। क्या अंतर पड़ता है, जब एक रोटी मिलती है, जिस दिन नहीं मिलेगी बहुत कष्ट नहीं होगा, लेकिन जिनकी डाइनिंग टेबल पर 5 प्रकार के 10 प्रकार के व्यंजन होते हैं, उनको अगर एक दिन सब्जी रोटी मिलती है तो उन्हें पीड़ा हो जाती है। आज निराला कहते हैं वहां तो छोटे छोटे लोग खुश हैं, लेकिन बड़ों को जरा हालत देख लीजिए। बोले रुद्धकोश है। रुद्ध कहते हैं रुक जाना, अवरुद्ध हो जाना। कहीं से बैरियर देखा है ना, कभी कभी रोक दिया गया चाहिए। रुद्ध कोश है। कोश माने खजाना। जिस समय क्रांति होती है उस समय धनवानों का खजाना ठप हो जाता है। मैंने कई वीडियो अपनी बताया, अगर किसी फैक्ट्री में मजदूर स्ट्राइक कर देते हैं और एक दिन के 5000 मजदूर है, 2000 मजदूर है, और अगर एक दिन की उनकी आय 5 लाख रुपया है, तो उस दिन 5 लाख का नुकसान हो गया। रुद्धकोश है, खजाना रुक जाता है, डंप हो जाता है। किसानों ने जब स्ट्राइक कर दी थी कुछ दिन पहले, आपने देखा पिछले साल क्या स्थिति हो गई किसानों की। मजदूर स्ट्राइक कर देते हैं, रेलवे में स्ट्राइकें हो जाती हैं, तो कहते हैं रुद्धकोश है। जब क्रांति आती है तो धनवानों का खजाना रुक जाता है। क्षुब्ध तोष, क्षुब्ध माने दुखी हो जाते हैं, तोष असंतुष्ट हो जाते हैं, संतोष चला जाता है, अब उनका संतोष नहीं है, आत्मतोष नहीं है, बड़े दुखी होते हैं बड़े बड़े लोग, धनवान लोग। कितना नुकसान हो रहा है। कल्पना करो अगर जियो का या तमाम सारे चैनलों का जिस प्रकार इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो लाखों रुपए का रोज नुकसान हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान तो क्रांति जब होती है तो धनवानों का होता है। रुद्धकोश है, क्षुब्ध तोष। और बोले अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। बड़ी सुंदर कविता। कहते हैं अंगना अंग से लिपटे भी, धनवानों की हालत क्या है, भयभीत हैं, डरे हुए हैं। अंगना अंग से, अपनी स्त्रियों के अंगों से लिपट करके, चिपक करके। बड़ा अच्छा उदाहरण देंगे आपको, मैंने कई फिल्मों में देखा है। जो नायक है, जो अपने पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है, समाज को इकट्ठा कर लेता है, और अंततोगत्वा जब वो खलनायक के बंगले पर जाकर छापा मार देता है, सब इकट्ठे घुस जाते हैं और सब कुछ उनके घर में आग लगा देता है, फैक्ट्रियों में, तब वो छिप करके अपनी पत्नी के कमरे में आड़ ले लेते हैं, छिपना चाहते हैं। साथियों,
कहते हैं आतंक अंक अंगना अंग से लिपटे, अरे धन इतने भयभीत हो गए हैं कि स्त्रियों की घूंघट के अंदर छिप गए हैं, स्त्रियों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। एक और ये बात, अंगना अंग से लिपटे, अरे स्त्रियां, क्योंकि भारत की विशेषता है हम नारी पर अत्याचार नहीं होने देते हैं। हम नारी के सामने अगर कोई है, हम यहाँ पर कहना हालांकि पता नहीं अतिशयोक्त हुआ कि नहीं होगा, एक बार हमारे एक प्राचार्य थे, मैं उस विद्यालय का नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब से चेयरमैन नाराज हो गए थे और चेयरमैन साहब ने कहा था मैं तब साइन करूंगा जब प्रिंसिपल साहब को यहाँ भेजोगे। मैंने जाकर बताया आपको बुलाया है। प्रिंसिपल साहब ने बड़ी चालाकी की, अपनी पत्नी के साथ चले गए। जिस समय पत्नी के साथ चले गए, स्लिप भेजी, डीएम कार्यालय था, मैं नवोदय में था, और डीएम कार्यालय में पता है क्या हुआ, अंदर से आवाज़ आई भेजिए प्रिंसिपल साहब को। प्रिंसिपल साहब को जब उन्होंने पत्नी के साथ देखा, डीएम मुस्करा के कुछ नहीं बोले, बोले तो ऐसा है मैं आज बिजी हूँ सर, कल बात करते हैं आज फिर। क्या क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब बच गए। इसलिए बच गए, पत्नी साथ में थी। प्रायः लोग पत्नियों की आड़ ले लिया करते हैं, या पत्नियां स्वयं क्षमा मांगने लगती हैं। कई बार आपने देखा होगा जब खलनायक मारता है तो अंत में आकर के पत्नी पैरों पर गिर पड़ती है, हमारे सुहाग की रक्षा कर दो। तो आज जब अत्याचार होता है, क्रांति होती है, मजदूर क्रांति करते हैं, तब फिर जो धनवान लोग हैं उनका धन अवरुद्ध हो जाता है, खजाना रुक जाता है, उनका संतोष छिन जाता है, सुख चैन चला जाता है, और अंगना अंग से लिपटे, अपनी स्त्रियों के अंगों से लिपटे हुए, अपनी स्त्रियों के आंचल में छिपे हुए, आतंक के कारण अंक पर गोद में बैठ के कांप रहे हैं। कौन कांप रहा है? आप कहेंगे कैसी बात आ गई? कांप रहे हैं, धनी के बाद कौमा है, धनी लोग, धनवान लोग कह सकते हैं आप। धनियों पर, धनीवानों पर एक उनकी अय्याशी का, एक उनके सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो कहते हैं धनी वज्र गर्जन से बादल, हे तुम्हारी वज्र गर्जना, बादलों की वज्र गर्जना ही क्रांति है। तुम्हारी वज्र गर्जना के कारण हे बादल, ये धनवान लोग क्या कर रहे हैं? त्रस्त होकर, परेशान होकर, दुखी होकर के नयन मुख ढांप रहे हैं, अपने नेत्र और मुंह। मैंने कई बार देखा जब किसी पूंजीपति के सामने उसी की फैक्ट्री में आग लगा दी जाती है, वो बड़ी तेज चिल्लाता है नहीं, और अपनी आंखें छिपाकर रोने लगता है। या जब उसके बेटे को गोली मार दी जाती है तब वो छिपा लेता है मुंह अपना। अब क्या करें, सब कुछ लुट गया, सब कुछ चला गया, तो त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं। एक पैराग्राफ ये आता है, और दूसरी तरफ अब निराला ने अपनी इस कविता में बादलों का आवाहन किया है। आवाहन में वो कहते हैं जीर्ण बाहु है। इधर किसानों की हालत देख लीजिए, मजदूरों की हालत देख लीजिए, उनका नुकसान इधर भी हो रहा है, लेकिन मजदूरों को तो अगर 100 रुपये मिलता था तो 100 का नुकसान हुआ, लेकिन अगर मजदूर 10,000 का लाभ करता था तो उनका 10,000 का नुकसान हुआ। जीर्ण बाहु है, मजदूरों कमजोर हो गए हैं। जीर्ण माने कमजोर, बाहु माने भुजाएं कमजोर हो गई हैं। भुजाएं कमजोर का मतलब दुबले पतले हो गए हैं, खाने को नहीं है। जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, शरीर पीला पड़ गया है, बीमारी का कारण है, दुबला पतला शरीर हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, कृषक माने किसान व्याकुल होकर के, हे बादल तुम्हें बुला रहा है, पुकार रहा है, हे क्रांति के बादल, हे क्रांति दूत बादल आ जाओ। तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के वीर। एक प्रश्न आता है, विप्लव का वीर किसे कहा गया है? विप्लव का वीर क्रांति के बादलों को कहा गया है। बादलों के आते ही क्रांति होती है, हरितिमा आती है, हरियाली आती है। इस तरह मान लीजिए क्रांति में हरियाली आई, बादलों के आते प्रसन्नता हुई। चूस लिया है उसका सार, चूस लिया है उसका सार का मतलब ये, जिस प्रकार साथियों आपने मौसमी या संतरा चूसते चले जाए कुछ नहीं बचता है, उस प्रकार इन बेचारे मजदूरों के खून, इन मजदूरों की ताकत, इन मजदूरों की शक्ति सारी इन लोगों ने, धनवान पूंजियों ने खत्म कर दी है। बचा क्या है? चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। अब हड्डियां हड्डियां, ढांचा ढांचा सेच रह गया है। हाँ, कांपता जा रहा है, खांसी है, टीबी है, बुखार है, लेकिन मजदूरों को अगर मजदूरी नहीं करेगा पैसा कौन देगा, है ना?
पूस की रात कहानी पढ़ी होगी प्रेमचंद जी की, तमाम कहानियां पढ़ी होंगी। इस तरह आदमी किस प्रकार परेशान हो करके दो दो पैसे कमाता है। इन धनवानों ने क्या किया है, उसका पूरा सार चूस लिया है, तत्व चूस लिया है, शरीर में कुछ नहीं बचा है, बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हड्डी हड्डी शेष बची हैं। हे जीवन के पारावार, पारावार कहते हैं समुद्र को, हे जीवन को जीवनदायी, समुद्र इसलिए कह दिया पारावार क्योंकि पानी समुद्र की भाप बनकर उड़ता है, तभी बादल आते हैं। साथियों, मुझे तो याद आ रही, मैंने कभी कक्षा 11 में भारत माता पाठ पढ़ाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ। उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब देश गुलाम था अंग्रेजों के टाइम पर, किसानों की क्या समस्याएं थी। 8 समस्याएं हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी शायद। तो साथियों, जो किसानों की समस्याएं पहले थी, आज भी मुझे तो लगता है वही समस्याएं हैं। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, किसान जिस हालत में था, मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन हुआ है। जितना होना चाहिए था, सब सरकारें आई, आ रही हैं, आती रहेंगी, किसान के साथ एक मजाक होता रहेगा। वो किसान, वो कृषक जिसे सबने तो कह दिया है ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। भले ही कविताएं लिख दी गई हों, कहानियां लिख दी गई हों, बड़े बड़े लाल किले से अन्य स्थानों से लंबे लंबे भाषण हुए हों, मगर किसान की दुर्दशा आज भी है। 14 महीने किसानों का आंदोलन हम पिछले साल देख चुके हैं, क्या स्थिति थी। तो कहने का आशय ये है, निराला के टाइम पर भी वही किसानों की हालत थी, किसानों की उस पीड़ा से दुख। चलिए विशेषताएं देख लेते हैं। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है, प्रतीकात्मक भाषा है, माधुर्य और ओज गुण दोनों हैं। मैंने माधुर्यता यहाँ दे दी है कि चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मधुरता आ जाती है, यहाँ दुख का भी बात आ गई है। रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, प्रयोगवादी विचारधारा का प्रभाव है, और पूंजीपतियों के तमाम अट्टहास, वैभव, विलासपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। ये थी निराला की कविता बादल राग, और इसी के साथ कविता समाप्त होती है। साथियों, आप लाइक नहीं करते हैं, नंबर 1 पर आप लाइक करिए। यदि सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब और करें, शेयर करें, और इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली कविता आप कौन सी चाहते हैं मुझे बताएंगे, प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।